मेरे आदरणीय मित्रों, नमस्कार। बातें जरा हटके कि इस YouTube चैनल पर मैं विमल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो एपिसोड में राजनीति विज्ञान से संबंधित टॉपिक कौटिल्य के ऊपर बात करूंगा। भारतीय राजनीतिक विचारक में कौटिल्य बहुत बड़ा नाम है, जो प्राचीन भारतीय के जो परंपरा है उसके ऊपर बात करती है। प्राचीन भारतीय व्यवस्था में यानी कि राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार रही थी उसके ऊपर विशेष बात आती है। कौटिल्य के सिद्धांत को पढ़ के, कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र सिद्धांत पढ़ते हैं उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक में। इसी की संज्ञान में रख के हम कौटिल्य के ऊपर बात करेंगे। कौटिल्य के राजनीतिक सिद्धांत को जानेंगे, कौटिल्य के जो सप्तांग सिद्धांत उसे जानेंगे, कौटिल्य के राज की उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत उसको जानेंगे। साथ ही कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र संबंधी बातें हैं, अर्थशास्त्र में कौटिल्य जो अर्थशास्त्र पुस्तक कितनी महत्वपूर्ण है, उसमें क्या बात है, कितने अधिकरण है, कितने प्रकरण है, साथ ही उसके में कितने अध्याय है। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है वो किसके विशेष पर, किससे प्रेरित होकर लिखी है, इसके ऊपर बात होंगे। कौटिल्य और जो विचार है कौटिल्य के, उसके विभिन्न विचारों के ऊपर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। साथ ही ये वीडियो एपिसोड पॉलिटिकल साइंस जो राजनीतिक शास्त्र है, राजनीतिक विज्ञान, उसका एपिसोड 3 है जो यूजीसी नेट JRF पर, साथ ही जो UPSC विभिन्न स्टेट PSC के जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन विषय उनके विशेष ध्यान में रख के बनाया जाता है। और आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से या MA कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस है तो आपको विशेष इसमें भी उपयोगी और लाभदायक होगा। तो आइए शुरू करते हैं। कौटिल्य, जैसे आप हेड में यहाँ पर देख ही रहे हैं, कौटिल्य है। कौटिल्य को 3 नाम से जाना जाता है। एक कौटिल्य हो गया, दूसरी चाणक्य, तीसरा आपको विष्णुगुप्त कौटिल्य का बचपन के नाम है। आइए कौटिल्य के ऊपर थोड़ा कुछ हम विस्तृत जानते हैं। कौटिल्य क्यों बना, तो कुछ संक्षिप्त जानकारी हम लेते हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक के जनक के रूप में कौटिल्य को जाना जाता है। प्राचीन भारतीय यानी कि एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट ऑफ फादर्स किसे जाना जाते हैं, तो कौटिल्य को जाना है। इसका जन्म क्या होता, कौटिल्य का जो जन्म हुआ था वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, जो उस समय क्या होता, भारत यानी कि भारत के ऐतिहासिक नगरी थे आर्यभट्ट, जो बहुत ही संपन्न थे, वो मगध साम्राज्य में था। इनके बचपन का जो कौटिल्य का जो बचपन का नाम था वो विष्णुगुप्त थे। हुआ क्या कि एक बार एक पाटलिपुत्र जो इसमें मगध साम्राज्य की राजधानी थे, तो पाटलिपुत्र के एक नंद राजा थे। नंद राजा ने कौटिल्य का क्या हुआ, बहुत बड़ा अपमान किया। तो अपमान क्यों किया था, तो आपको मालूम है पोरस और जब सिकंदर का युद्ध हो रहा था तो उस समय क्या हुआ कि पोरस हार गया था। तो कौटिल्य ने नंद शासक से आया सहायता लेने के लिए, जो है यानी कि जो मतलब सिकंदर जो है और डेरियस जो है, सिकंदर जो है वो भारत पर आक्रमण कर रहा है, भारत को गुलाम बना सकता है, भारत को लूट सकता है, जिससे आप आइए उसको मार भगाइए। लेकिन नंद शासक ने कौटिल्य का बहुत बड़ा अपमान किया, जिससे क्या हुआ, कौटिल्य ने नंद वंश को नाश करने के लिए अपना शपथ ले लिया, प्रतिज्ञा ले ली। अंततः क्या होता है कि कौटिल्य को चंद्रगुप्त जो है वो लड़का एक बालक के रूप में उनको मिलता है। बाद में कौटिल्य चंद्रगुप्त को क्या करते हैं, उनको प्रशिक्षित करके नंद वंश के शासक से युद्ध करवाते हैं, और नंद वंश के शासक जो घनानंद थे उनको मार देते हैं। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य क्या होता है, मौर्य साम्राज्य का स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से कौटिल्य अपनी शपथ को पूरा कर लेते हैं। साथ ही उस शपथ के समय में कौटिल्य जो है एक ये भी शपथ ली थी कि जब तक हम घनानंद को सत्ता से उखाड़ न फेंके, नीचे नहीं कर देंगे, तब तक वो अपनी शिखा जो है, उस शिखा को खुले रखेंगे। जिससे शिखा इसलिए वो खुले, जिससे क्या हो, उनकी जो प्रतिज्ञा ली थी वो प्रतिज्ञा उनको बार बार याद दिलाए और वो अपने काम में सही से करे। तो आइए हम बात कर लेते हैं पहले जो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, अर्थशास्त्र की पुस्तक ऊपर बात करते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है भारतीय इतिहास के संदर्भ में। तो आइए उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं।
अर्थशास्त्र में देखिए क्या होता है, अर्थशास्त्र में दो दो रूप से लिखे गद्य और पद जो है दोनों में लिखी गई है। अर्थशास्त्र की रचना जो हुई है वो क्रिएट जो हुई है अर्थशास्त्र की वो क्या है, गद्य एवं पद दोनों में की गई है। इसमें क्या है कि अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है, जिस अब साथ ही 150 जो 150 का अध्याय है और 180 प्रकरण है। इसमें क्या है कि जो पहले 5 अधिकरण जो है उसमें क्या है, राज्य के जो आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है उस पर क्या है प्रकाश डाला गया, डीपली रूप से उस पर प्रकाश डाला गया है। और उसके बाद जो 6 से 13 जो अधिकरण है उसमें ये बताया गया कि राज्य के जो वैदेशिक यानी कि जो फॉरेन जो रिलेशन हो, राज्य के स्टेट के जो फॉरेन रिलेशनशिप किस पर उस पर विवेचना की गई। इसी हम फॉरेन रिलेशन के ऊपर हम मंडल सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे, जिस मंडल सिद्धांत में बताया गया है कि राज्य को किस प्रकार से अपने विदेशी संबंध क्या है उसमें अरिमित्र बिजुगस बहुत सारा जो है, कम से कम बहुत बात तो है, इस पर हम बात करेंगे, विशेष बात करेंगे जब वो आगे बात ही आएगी। साथ में जो दो विशेष अधिकरण है उस दो विशेष जो अधिकरण उस पर किस पर बात की गई, उनमें क्या है जो राज्य और जो अन्य विषय वस्तु उसके ऊपर बात की गई है। जो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उस अर्थशास्त्र में ये बताया गया कि सरकार जो है वो 34 भागों का, सरकार के क्या है 34 भाग का उल्लेख किया गया। मतलब सरकार के 34 भाग का उल्लेख करते हैं कौन, तो अर्थशास्त्र पुस्तक में कौटिल्य द्वारा सरकार के 34 भाग का उल्लेख किया गया। आज आप समाज सरकार के विभिन्न सारा भागों का आप देख सकते हैं। सरकार क्या है, सरकार के भाग क्या होता है, कानून बनाना, कानून का पालन करना, आप न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इस प्रकार का आप ले सकते हैं। जैसे सरकार के बहुत सारा मंत्रालय आप ले सकते हैं, तो भाग ही है ना सरकार, जैसे गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पेट्रोलियम, इस प्रकार जो मंत्रालय वो सरकार की भागे हैं ना जी। तो उसी प्रकार से अर्थशास्त्र में सरकार के जो 34 भागों का उल्लेख किया है कौन, कौटिल्य किया है। तो उस समय सरकार को राज होता था। आइए हम आगे बात करते हैं। आगे हम अर्थशास्त्र के चिंतन के ऊपर बात करते हैं, अर्थशास्त्र के चिंतन के ऊपर बात कर, अर्थशास्त्र के चिंतन की परंपरा। देखिए अर्थशास्त्र की जो चिंतन की जो परंपरा है, कौटिल्य ने क्या किया, बृहस्पति है, बृहस्पति क्या है, भारतीय प्राचीन चिंतन परंपरा के बृहस्पति द्वारा शुरू की जाती है। तो बृहस्पति क्या करते हैं, बृहस्पति कहते हैं क्या कि जो धरती पर जो अर्थ है, धरती पर जो धन है वही क्या है, प्रधान पदार्थ है। मतलब वही यानी कि प्राइम तत्व है, प्राइम तत्व वही है, ठीक है ना, प्रथम तत्व वही है, प्रधान पदार्थ वही है, क्या धरती पर अर्थ है। उसी को संज्ञान में लेते हुए कौटिल्य ने क्या किया, अपना अर्थशास्त्र को प्रतिपादित किया और अर्थशास्त्र में ये बताया कि जो अर्थ प्रधान जो चिंतन के ऊपर क्या किया उन्होंने बात किया। इसके बाद इसके साथ कौटिल्य यह कहना चाह रहे थे कि जी जो अर्थ है, अगर अर्थ किसी के पास हो जाता है तो वो क्या करेंगे, उस अर्थ के माध्यम से धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, धर्म अपना सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपना जो भी अपना मन मुताबिक क्या हो वो काम कर सकते हैं। किसके आधार पर, अगर किसी के पास अर्थ हो यानी कि धन हो। तो कौटिल्य के अनुसार जो अर्थ का अभिप्राय बताया कि जो मनुष्य जिस भूमि पर बसी हुआ है, जिस धरती पर बसी हुई है, उसी को उन्होंने कौटिल्य ने बताया कि ये उनकी अर्थ है। मतलब धरती से सब कुछ उनको प्राप्त होगा और वही उनका प्रधान है। अर्थशास्त्र वह है जिससे मनुष्य से बसी हुई भूमि का लाभ और उसके पालन करने के उपायों को वर्णन में अर्थशास्त्र में ये बताएगा जो मनुष्य जहाँ बसी है और वहाँ पर उससे जो लाभ ले रहे हैं, धरती से लाभ ले रहे हैं, धरती पर फल फूलाए, कृषि कर रहे हैं, वाहन है, घर बना रहे हैं, तो उससे अपना लाभ ले रहे हैं, उसके उपाय, धरती की किस प्रकार से बचाया जाए उसके उपाय से काम कर रहा है। और अर्थशास्त्र में यही बात का वर्णन किया गया। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो राजनीतिक शास्त्र पर लिखी गई एक रचना है। अर्थशास्त्र का जो मूलतः पर विषय है वो क्या है, प्रशासन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है, प्रशासन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। क्या अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं, प्रशासन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ कहा जाता है। मतलब अर्थशास्त्र को आप लेकिन हम ये बता सकते हैं कि अगर आपका प्रशासन जब तक सही नहीं होगा, आपका कानून व्यवस्था जब तक नहीं सही होगा, जब तक आप अर्थ कैसे कमाएंगे। इसीलिए इस अर्थशास्त्र बुक में ज़्यादा फोकस इसलिए है कि आप प्रशासन को सही रूप से, शेड्यूल रूप से, सिस्टमेटिक रूप से, ठीक है, आदर्श रूप से उसको चलाइए। तब अगर आपका प्रशासन सही चल रहा है तो आपका अर्थशास्त्र क्या है, आपका अर्थ ऑटोमेटिक आगे बढ़ रहा है। आगे हम अब आपकी मूल विषय पर हम बात करते हैं। इससे पहले तो एक आपका इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना, कि कौटिल्य किस प्रकार से आगे बढ़ रहा था। अब हम बात कर रहे हैं राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत।
पहली टॉपिक आप इस पर लिए हम क्या बात करें, राज की उत्पत्ति के सिद्धांत के ऊपर बात करें। कौटिल्य के अनुसार राज की उत्पत्ति मत्स्य न्याय है कि अवस्था को समाप्त करने की हुई थी। मत्स्य न्याय जो है मतलब मत्स्य न्याय का मतलब ये हो गया कि ऐसा राज्य जहाँ पर कोई कानून व्यवस्था न हो, यानी कि टिट फॉर राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस की व्यवस्था होती है। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके हाथ बाजू में बाहुबल है, ताकत है, वही क्या करेंगे, न्याय करेंगे, वही शासन करेंगे। तो उस शासन व्यवस्था को मत्स्य न्याय कही जाती है। इस अवस्था को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए ही क्या हुआ, कौटिल्य ने राज की उत्पत्ति के सिद्धांत देती है। राज की उत्पत्ति के सिद्धांत, ओरिजिन ऑफ स्टेट्स। ओरिजिन ऑफ स्टेट किस सिद्धांत के खिलाफ आया, किस सिद्धांत को समाप्त करने के खिलाफ आया, कौटिल्य के सब यानी कि अनुसार तो मत्स्य न्याय के यानी कि समाप्त करने के लिए। आइए हम बात करते हैं राज की जो उत्पत्ति के सिद्धांत, इस पर और विशेष क्या बात है, तो आइए बात करते हैं। कौटिल्य देखिए, कौटिल्य ने जो क्या किया, कौटिल्य ने राज की उत्पत्ति का आधार समझौता का माना है। कौटिल्य के अनुसार राज की जो उत्पत्ति हो उसको किसे माना, तो समझौता का माना। मतलब समझौता का मतलब ये है कि देखिए मत्स्य न्याय था, तो मत्स्य न्याय में क्या होता, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इससे छुटकारा पाने के लिए जो एक गण होते थे, एक समूह होते थे, समूह के अंदर ये विचार विमर्श किया गया कि आप आपस में एक समझौता कर लेते हैं और कोई एक प्रधान बन जाता है। इस प्रधान को हम क्या देंगे, कुछ रुपया देंगे, कुछ संपत्ति देंगे और इनको बोलेंगे कि आप मुझे रक्षा करें, जो बाह्य आक्रमणकारी होते हैं उनकी हम रक्षा करेंगे। जैसे आज के शब्दों, आज की फॉर्म में आप ले लेंगे, जैसे आज पुलिस है, पुलिस क्या है, या आप डिफेंस रक्षा मिनिस्टर जो केंद्रीय जो शासन यानी कि जो फौजी, आप आर्मी लेंगे। आर्मी क्या है, आर्मी को सरकार रख रहे हैं ना, सरकार रखे हुए हैं। सरकार वो आर्मी की बॉर्डर पर रहते हैं, आर्मी बॉर्डर पर विदेशी आक्रमणकारी है उनसे बचाव करते हैं भारत। तो ये क्या है, इसी प्रकार से उस समय क्या होता है, मत्स्य न्याय के समय क्या होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इससे छुटकारा पाने के लिए जो आम जन है, आम लोगों ने क्या किया, एक समझौता किया और समझौता के तहत क्या हुआ, राज की उत्पत्ति होती है। मतलब एक समूह हुआ, एक छोटी सी समूह हुआ, छोटी सी समूह के बाद उसमें एक राजा बन गया, ठीक है ना, एक प्रधान बन गया। वो प्रधान क्या हुआ, उनकी रक्षा करने का अपना दायित्व ले लिया, उस प्रधान उसके बदले में क्या हुआ, कर ले रहे थे। इसी के स्वरूप को आगे चल के क्या हुआ, राजा का स्वरूप बनते हैं। मत्स्य न्याय में क्या होते थे, मत्स्य न्याय में यहाँ बात कर रहे हैं, मत्स्य न्याय में क्या होते थे, सॉरी, तो आगे मत्स्य न्याय में क्या होता है कि जो शक्तिशाली मानव जो होते थे वो दुर्लभ मानव को और दोनों दुर्लभ मानव को दबाते थे। या आप ये ले सकते हैं कि जो शक्तिशाली मानव और दुर्लभ मानव दोनों में क्या संघर्ष हो रहा था। दंड व्यवस्था लागू करने के लिए क्या हुआ, राज की उत्पत्ति होती थी। दंड यानी कि जो पनिशमेंट को व्यवस्था को क्या हुआ, लागू करने के लिए राज को। मतलब यह है कि जब लोगों ने आपस में समझौता करके किसी प्रधान को चुन लिया तो प्रधान क्या करेंगे, प्रधान तो उसकी रक्षा करेंगे। और जब वो लोगों पर कोई बाह्य आक्रमण होता है उसको क्या, प्रधान उसको पनिश करेंगे, दंड करेंगे, उनसे रक्षा करेंगे। तो ये क्या हुआ, यानी कि दंड व्यवस्था को लागू करने के लिए राज की उत्पत्ति होती है। मनुष्य ने आपस में समझौता करके विश्वमान के पुत्र मनु को क्या करता है, अपना राजा बनाते हैं। मनु को अपना राजा बनाते। लोगों ने अनाज की उपज का 6% क्या होता तथा व्यापार के से प्राप्त 10% भाग क्या हो, राजा के देने का निश्चय किया, जिसके बदले राजा उनकी क्या करते हैं, रक्षा करेंगे। ये बात को मैं आपको चर्चा कर ली है। अब हम आगे बात करते हैं राज की उत्पत्ति के सिद्धांत की बात। आप जान गए कि राज की उत्पत्ति किस प्रकार हुआ। तो आप ले सकते हैं कि मत्स्य न्याय के विरुद्ध लोगों में आपसी जागरूकता है, लोगों ने आपसी क्या समझौता किया। समझौते के बाद क्या हुआ, एक राजा बना, उस यानी कि जो मनु को राजा बनाया, यानी विस्मान के पुत्र थे मनु, उनको राजा बनाया। और राजा क्या हुआ, अपनी उपज के 6% कर दिया और साथ ही व्यापार के अपने 10% लाभ दिए, साथ तब उसके क्या हुआ, रक्षा करने का वचन लिया। इसी के साथ क्या हुआ, राज की उत्पत्ति हुई। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के ऊपर बात। देखिए कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की बात की, इसमें 7 अंग के ऊपर बात होती है। कौटिल्य ने मनुष्य की तरह राज को भी विभिन्न अंगों से क्या होगा, निर्मित किया। जैसे मनुष्य भी आँख, कान, नाक, मुंह, पैर
पाँव, हाथ, पेट, ठीक है ना, इस प्रकार से होती है ना, अंगों से निर्मित हुआ है शरीर, पूरे एक शरीर में। उसी प्रकार से कौटिल्य कहते हैं कि जो राज बना है वो इसी प्रकार 7 अंगों से मिलकर राज बने। आज अगर आप वर्तमान में राज के स्वरूप लेंगे तो बोला जाता है कि वर्तमान में राज बनने के लिए 4 तत्व होते हैं। वो 4 तत्व मैं आपको बता देता हूँ। एक सरकार होता है, दूसरी भूमि होती है, एक सरकार, तीसरी भूमि, तीसरी क्या होती है, जनसंख्या, और चौथा होता है संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। इसी प्रकार से आज वर्तमान में आधुनिक जो राज के स्वरूप है वो 4 तत्व से मिलकर बनती है, लेकिन जो कौटिल्य द्वारा सप्तांग सिद्धांत दी गई है उसमें 7 अंगों की बात की गई है। तो राज के 7 अंग हैं, जबकि आधुनिक समय में राज के 4 तत्व माने जाते हैं, सरकार, भूमि, जनसंख्या और संप्रभुता के ऊपर मैं, सरकार के ऊपर मैं एक विस्तृत रूप से आपको वीडियो बना चुका हूं। आप प्ले लिस्ट में जाके, भारतीय प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो संविधान में जाएंगे, संविधान के अंदर में प्ले लिस्ट में संविधान में आपको ये विषय टॉपिक मिल जाएगा कि सरकार क्या है, राज क्या है, ठीक है, संप्रभुता क्या है। इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे देख लेंगे। कौटिल्य के अनुसार शरीर के अंग के महत्व को जिस महत्व है, शरीर के यानी शरीर में जिस प्रकार अंग के महत्व है, उसी प्रकार राज के विभिन्न अंगों को विभाजित करके उसका क्या है, महत्व होता है, महत्वपूर्ण होता है। इस तरह शरीर में मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार राज में राजा या स्वामी क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। कौटिल्य कहते हैं कि जिस शरीर में मस्तिष्क यानी कि माइंड जो होता है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि मस्तिष्क से ही पूरे शरीर का कंट्रोल होता है। उसी प्रकार राज में जो राजा होते हैं या राज या स्वामी जो होते हैं, ठीक है ना, वो क्या है, किंग जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत महत्व। इसी तरह कौटिल्य राज के विभिन्न अंगों के रेखांकित करते हैं। तो आइए हम एक एक जो अंग है उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहला क्या है, राजा या स्वामी। तो आइए हम राजा या स्वामी के ऊपर बात करते हैं। राजा या स्वामी के ऊपर बात करते हैं। तो स्वामी, देखिए राजा या स्वामी को शारीरिक क्या बोलते हैं कि राजा या स्वामी को शारीरिक यानी कि जो बॉडी है, आत्मिक जो मन है, ठीक है, मानसिक एवं बौद्धिक गुणों से युक्त होना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि जो राजा होता है, एक राज के लिए जो राजा होना होगा वो क्या है, वो शारीरिक रूप से मजबूत होनी चाहिए, आत्मिक रूप से यानी कि जो आत्मबल है उनसे शक्तिशाली होने चाहिए, जो मन मस्तिष्क जो है उनसे मानसिक और बौद्धिक यानी कि जो उनकी जो ज्ञान है, बुद्धि है, उनसे क्या हो, युक्त होनी चाहिए। जिसे कौटिल्य ने आत्मसम्मत की संज्ञा दी, मतलब राजों का आत्मसम्मत की, राजा यानी कि प्रत्येक विद्या में क्या हो, पूर्ण हो, निपुण हो, वो जब उनमें हो जाए तब क्या होगा, वो एक राजा होगा। जैसे आप पढ़ेंगे प्लेटो के, जब हम राज सिद्धांत पढ़ेंगे, राज के यानी कि जो आदर्श राजा के बारे में जब पढ़ेंगे तो इस बात पर बहुत रूप से विस्तृत रूप से चर्चा की गई। और देखिए कौटिल्य भी क्या करते इस बात पर विस्तृत रूप से चर्चा किया है। कौटिल्य ने राजा के लिए दिनचर्या का निर्धारण भी किया है। कौटिल्य कहता है कि कोई राजा बनेगा तो उनके लिए, उनके राज के जो राज शासन करेंगे उनके दिनचर्या भी पर यानी कि राजा 24 घंटा में कब सोएंगे, कब खाना खाएंगे, कब नीति का निर्माण करेंगे, कब प्रजा की बात करेंगे, कब युद्ध करेंगे, कब क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या है, उनके दिनचर्या के ऊपर बात की है। उसने राजा के गुणों को महत्वपूर्ण मानते हुए उत्तराधिकार के संदर्भ में स्पष्ट कहा है कि राजपद का उत्तराधिकारी वही व्यक्ति होगा जो राजयोचित गुणों एवं योग्यता के धारण करे। मतलब राजा को उत्तराधिकारी वही हो सकता है जो राज के लिए उचित हो और गुणों एवं योग्यता के लिए धारण करता हो, वही क्या हो, राजा के उत्तराधिकारी हो सकता है। राजा के निम्नलिखित कर्तव्य के ऊपर बात किए हैं कौटिल्य ने। तो प्रजाजनों का कल्याण करे यानी कि जो पीपुल है, ठीक है ना, आम जन है, उनका क्या वेलफेयर के लिए काम करे राजा। प्रजाजनों को कर्तव्य का पालन की सीख दे यानी कि राजा का ये भी कर्तव्य है कि वो प्रजा को ये बताए कि आपके राजा के लिए, राज के लिए क्या कर्तव्य है, उनको लेसन यानी कि उनका पाठ कराए। संयम बरतना, राजा के क्या हो, संयम बरते, वह प्रजाजनों को प्रसन्न रखे यानी कि खुशी रखे। राजा के पास यानी कि कोई बात पर वो उकताए नहीं, गुस्सा न करे, ठीक है, संयम से वो काम करे, प्रजाजन को क्या करे, प्रसन्न रखे। साथ ही जो विधायी हैं, कानून, न्यायिक और प्रशासनिक और अन्य कर्तव्य के ऊपर भी यानी कि राजा को क्या है, विस्तृत रूप से बात करते हैं। मतलब विधायिक मतलब राजा को किस प्रकार के कानून बनाना है, न्याय किस प्रकार से करना है, प्रशासनिक क्या किस प्रकार से उसका काम करना, अन्य कर्तव्य क्या है। तो मतलब ये है कि राजा को राजधर्म किस प्रकार से पालन करना है और उसके कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है राजा के, स्वामी की, उस पर बात की गई। दूसरे अंग के ऊपर हम बात करते हैं जो
जो दूसरे अंग के ऊपर जो कौटिल्य बात करते हैं राज सप्तांग सिद्धांत में, वो दूसरे अंग अमात्य या मंत्री। आज के स्वरूप में आप लेंगे, जैसे आज के मंत्री में बहुत सारा मंत्री, गृह मंत्री होता है, राज मंत्री होते हैं, होता है ना, विदेश मंत्री है, रक्षा मंत्री है, बहुत सारा मंत्री है। उसी प्रकार से अमात्य मतलब राजा को क्या है कि राजा के बाद कोई एक पद है, बताया कि अंग जो होना चाहिए वो अमात्य है। मतलब ये आँख के काम करते हैं। अमात्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, राजा के लिए आँख के काम करते। कौटिल्य ने राजा और अमात्य को गाड़ी के 2 पहिए की उपाधि दी, जो एक दूसरे के बिना बेकार है। मतलब राजा और अमात्य क्या है, 2 पहिए, जो 2 पहिए वाला जो गाड़ी होते हैं, वो गाड़ी के क्या हो, उनका संज्ञा देती है। मतलब अगर अमात्य नहीं है तो राजा राज को नहीं चला पा सकता। मतलब एक बैलगाड़ी है, ठेला गाड़ी है या रिक्शा है, रिक्शा में अगर एक पहिया पंचर हो तो गाड़ी नहीं चल पाती है। जैसे हम मोटर बाइक लेंगे, मोटरसाइकिल लेंगे, साइकिल लेंगे, एक चक्का अगर पंचर हो जाती है, एक चक्का नहीं तो गाड़ी नहीं चल पाती। उसी प्रकार से बोलते हैं, कौटिल्य बोलते हैं कि अमात्य क्या है, वही एक दूसरे के बिना है। मतलब एक सिक्का 2 पहलू, मतलब एक सिक्का है ना, एक ही सिक्का में एक तरफ हेड आ जाती है, एक तरफ टेल आती है। तो उसी प्रकार है शरीर में, जिस प्रकार आत्मा और शरीर है, आत्मा और शरीर के मेला, उसी प्रकार से अमात्य के ऊपर ये बात करती है कि जो राजा के लिए अमात्य बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं और अमात्य के विशेष में कौटिल्य क्या कहते हैं। कौटिल्य मंत्री परिषद के अध्यक्ष को महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने मंत्रियों के वेतन का भी समर्थन किया। वो बोलते हैं कि राजा को मंत्रियों को अच्छी खासी वेतन देना चाहिए, जिससे कि वो मंत्री राजा के हर एक सुख दुख में काम करे और अच्छी नीति बताए। कौटिल्य ने मंत्रियों की योग्यता का भी वर्णन किया है कि कौटिल्य कहते हैं कि मंत्री कोई भी बने, या गृह विभाग में, या खुफिया विभाग हो, या रक्षा विभाग के मंत्री हो, किसी प्रकार की भी मंत्री बने तो उनमें योग्यता क्या होनी चाहिए, इस पर राजा को विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए और राजा को जानकर ही उनकी नियुक्ति करनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं तीसरे विशेषता के ऊपर बात करते हैं। कौटिल्य जो तीसरी विशेषता राज के सप्तांग सिद्धांत तीसरे अंक के ऊपर बात करते हैं, वो क्या है, तीसरे अंक कोष है। तीसरे अंक कोष है, कोष के ऊपर बात करते हैं। कौटिल्य के अनुसार कोष जो है वृद्धि एक शक्तिशाली राज का आधार है। मतलब राज में अगर कोष, ठीक है, धन आके वृद्धि हो रही तो राज क्या होगा, शक्तिशाली हो, क्योंकि एक शक्तिशाली कोष के द्वारा ही एक चतुरंगिनी सेना का निर्माण की जा सकते हैं। मतलब आपके पास धन है तो आप अच्छे सेना, अच्छे हथियार, अच्छे कुशल सैनिक परीक्षण वाले रख सकते हैं। तो कोष के आधार पर आप क्या होगा, आप एक शक्तिशाली राज स्थापित होगा, एक शक्तिशाली सेना स्थापित होगा, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था अच्छा होगा, ठीक है। प्रशासक जो रखे, प्रशासन को आप अच्छी वेतन देंगे तो प्रशासक होता है। तो राजस्व वृद्धि के लिए कौटिल्य ने निम्नलिखित सिद्धांतों का निर्माण किया है। मतलब राजा अपने राजस्व को किस प्रकार वृद्धि करेंगे, उस सिद्धांत के ऊपर कौटिल्य ने अपनी बात रखी। तो पहली हम उस सिद्धांत के ऊपर बात करते हैं, परिपुष्ट सिद्धांत। कौटिल्य के अनुसार धन की प्राप्ति उद्योगों का करारोपण द्वारा की जाए। मतलब अगर कौटिल्य कहते हैं कि जो उद्योग लगेगा तो उद्योग में क्या होगा, राजा द्वारा उस पर कर लगाया जाए, टैक्स लगाया जाए। लेकिन शैशव काल या आरंभिक काल में ही कर नहीं लगाना। मतलब उद्योग जो आरंभ किया, मतलब शैशव और आरंभिक काल जो है, प्रारंभिक यानी कि जो ओरिजिनल एज है उद्योग, वो इंडस्ट्री जो है, उस काल में उद्योग पर क्या है, कर नहीं लगा, बल्कि उनके संपूर्ण विकास पर क्या है, करारोपण करना है। मतलब उद्योग का संपूर्ण विकास हो गया है तब उस पर क्या करना है, आपको कर लगाना है। दूसरे सिद्धांत के ऊपर बात कर, दुर्लभ क्या है, दौर्लभ्य का सिद्धांत है। मतलब कौटिल्य के अनुसार ऐसी दुर्लभ सामग्री जो राज के लिए अत्यधिक उपयोगी हो उस पर क्या हो, कर मुक्त कर देना चाहिए। कर मुक्त आज आप वर्तमान में आप लेंगे, जैसे आप जीएसटी बिल है, जो लोगों की रोज़मर्रा की सामान है, रोज़मर्रा की जो चीज़ है, उपयोग हो रहा है, उस पर क्या है, कर नहीं है, उस पर कर क्या है, जीरो है। उसी कर जो दुर्लभ यानी कि दुर्लभ वह सामग्री है, उस पर क्या करना है, राज्य सरकार क्या करे, कर नहीं लगाए, यानी उसको क्या है, कर मुक्त कर देना चाहिए। साथ ही तीसरे सिद्धांत के ऊपर बात करते हैं, कर मुक्ति का सिद्धांत। कौटिल्य के अनुसार जीवन में ऐसे विशेष कारण होते हैं जिनके अत्यधिक महत्व के कारण कर मुक्त रखना चाहिए। जैसे विशेष संस्कार, व्रत, यज्ञ एवं दान जो होते हैं, इस पर अगर ये जो कोई कर गए हैं तो इस पर क्या करना है, कौटिल्य कहते हैं कि राजा को कर नहीं लेना है। अब दुर्लभ वस्तु में आप ले सकते हैं, जैसे हीरा हो गया, यानी कोई तत्व पदार्थ हो गया, इस पर आप ले सकते हैं। और रोज़मर्रा के सामान को भी ले सकते हैं, जैसे कर मुक्ति के ऊपर बात करते हैं। आगे हम चौथी ऊपर बात करते हैं,
तो इसमें है यानी कि निर्माण निम्नलिखित सिद्धांत दिए। चौथी के ऊपर बात कर, दंड के ऊपर बात करते हैं। जो चौथी अंक के ऊपर बात की है यानी कि राज सप्तांग सिद्धांत में राज के लिए राजा के लिए जो चार अंग है उस पर एक चौथी अंक क्या है, दंड है। प्राचीन भारतीय चिंतन है वो दंड नीति भी कहा जाता है। मतलब यानी कि प्राचीन भारतीय चिंतन को कहा जाता है दंड नीति को कहा जाता है। मतलब आप ये लेंगे कि जो प्राचीन भारतीय चिंतन है उनको आप एक दूसरे शब्दों में आप लेंगे तो दंड नीति के ऊपर बात करेंगे। मतलब राजधर्म यहाँ पर बात आती है। मतलब अपराध के अनुसार क्या है, दंड दिया जाना चाहिए, चाहे वह गर्भवती स्त्री ही क्यों न हो, या राजा के पुत्र ही क्यों न, या राजा के अपना ही कोई क्यों न हो, राजा का अपना सखा अपना पत्नी ही क्यों न, राजा का अपनी पुत्री, राजधर्म के अनुसार क्या है उनको दंड देना है। इसीलिए बोला जाता है कि प्राचीन जो भारतीय चिंतन उनको दंड नीति के अनुसार बताया गया है। मतलब ये कह रहा है कि राजा जो दंड देंगे तो वो ये नहीं देखेंगे कि महिला गर्भवती है या कोई गरीब है, या कोई राजा है या कोई साहूकार है, अगर वो गलती किया है तो अगर उसको पनिशमेंट मिलेगा ही। आगे हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के अनुसार दंड देने की व्यवस्था थी। मतलब वर्ण व्यवस्था जो है उनके अनुसार दंड, अर्थात एक ही अपराध के लिए कौटिल्य ने ऊंचे व्यक्ति को कम दंड देने का समर्थन किया है। मतलब कौटिल्य इस बात को देखिए, इस बात को थोड़ा होना चाहिए। मतलब वर्ण व्यवस्था के अनुसार दंड देने की व्यवस्था की, अर्थात एक ही समय में अपराध के लिए अब जो कौटिल्य के ऊंचे व्यक्ति को क्या है कम दंड देने का समर्थन किया। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऊंचे व्यक्ति है उनको आप कम दंड दीजिए, लेकिन दंड तो आपको देना ही है, जो आपको राजधर्म को पालन करना है। मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि जो दंड जो है वो राजधर्म के अनुसार मिलेगा आपको। इससे पहले हम कह दें कि जो कोई भी व्यक्ति हो लेकिन उनको दंड मिलेगा ही, चाहे वो राजा के पुत्र ही क्यों न हो। आगे हम बात करते हैं कौटिल्य ने दैहिक जो देह है वो देह को कायिक व आर्थिक दंड का समर्थन किया। मतलब आपको देह है उनको उसके अनुसार आप दंड दीजिए, मतलब उसको शारीरिक दंड दीजिए और साथ ही अर्थ दंड भी आप दीजिए जिससे क्या हो, अच्छी हो। दंड के अंतर्गत सेना को भी शामिल किया गया। इसके अंतर्गत हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल चतुरंगी सेना आती है। मतलब दंड जो है आपको हाथी, घोड़ा, रथ पे बहुत सारा बात है तो उस बात को आपको ज़्यादा जानना नहीं है, लेकिन दंड के अंतर्गत क्या है, सेना को भी शामिल किया गया है। मतलब दंड अगर सेना गलती करते हैं उनको भी दंड देना है। आगे हम बात करते हैं पचमा जो है वो दुर्ग है। पचमा क्या है, दुर्ग है। पचमा क्या है, दुर्ग है। थोड़ा कर्सर हिल जा रहा है इसलिए ऊपर नहीं हुआ था। तो आगे हम बात करते हैं पचमा दुर्ग के ऊपर। कौटिल्य सप्तांग सिद्धांत में दुर्ग का आशय राज की राजधानी है। कौटिल्य कहते हैं कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के साथ जो दुर्ग है वो कहते हैं राज की राजधानी। दुर्ग को शासन के 4 समान भागों में विभक्त किया है। दुर्ग को क्या है, शासन के 4 समान भागों में विभक्त किया है। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों को विवेचना की है। पहला जो दुर्ग है उसके ऊपर बात करें तो पहला दुर्ग के ऊपर क्या बात करते कौटिल्य, पहला दुर्ग जो है वो पानी से घिरा हुआ होना। दूसरा है पावर्त दुर्ग यानी कि पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ। तीसरा ढानवर दुर्ग यानी कि मरुस्थल प्रदेश में स्थित। चौथा वन दुर्ग बिहार जंगलों में स्थित। मतलब कहने का मतलब देखिए ये राज है, ठीक है ना, ये राजा की राजधानी है। और बोल रहे हैं कि जो राजा जहाँ राजधानी बनाएंगे वो उनके जो दुर्ग होना चाहिए उनके बगल में क्या होना चाहिए, यानी कि पानी से घिरा होने, चारों ओर पानी होना चाहिए, जिससे दुश्मन जो आक्रमण करेंगे तो पानी की वजह से ये राज क्या हो, सुरक्षित रहेगा। या अगर आप पानी की व्यवस्था नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये चारों ओर पर्वत जो है, पर्वत के लिए चारों ओर पर्वत होना चाहिए। अगर आप पर्वत नहीं है तो चारों ओर क्या हो, मरुस्थल होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपकी राज बची रहेगी। अगर पर्वत भी है, मरुस्थल भी नहीं है, पानी भी नहीं, तो आपका जंगल के बीचों बीच आपको क्या अपनी राज को बनाना है, जिससे क्या आपकी राज क्या हो, सुरक्षित हो। तो कौटिल्य के अनुसार दुर्ग जो है 4 प्रकार से होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं प्रत्येक भाग का नियंत्रण, जो दुर्ग के जो नियंत्रण करेंगे वो प्रत्येक भाग में क्या है, उसका नियंत्रण का जो नाम था नागरिक नाम दिया गया था। आगे हम बात करते हैं कौटिल्य छठा जो 6 नंबर के जो प्रश्न है, 6 नंबर है कौटिल्य से यानी कि सप्तांग से जो छठा है वो जनपद है। कौटिल्य के अनुसार जनपद प्रशासन की इकाई है। जनपद की है सबसे छोटी इकाई यानी ग्राम है। मतलब जो है कि राजा जो आज वर्तमान के संदर्भ में आप लेंगे तो जनपद के जाए, मतलब आज ग्राम लेंगे नहीं, मतलब क्या है, ग्राम है, पंचायत है, प्रखंड है, जिला है ना, स्टेट है, इसके प्रकार से क्या है देश बनते हैं। उसी प्रकार से ये बात बोल रहे हैं कि जो जनपद है वो प्रशासन की एक छोटी इकाई ग्राम है।
मतलब राजा को विभिन्न खंडों राज को विभिन्न खंडों में बांटकर यानी कि 10 गाँव के मिलाकर संग्रहण बना नामक बड़ा गांव है। 200 गाँव को मिलाकर खावेटिक नामक नगर विशेष बना। 400 गाँव को मड डरोन मुख्य नामक उपनगर विशेष। 800 गाँव को मिलकर मड स्थानीय निगम उपागम नामक नगर बसाया गया। मतलब ये है कि आप लीजिए वर्तमान में आप जिस प्रकार से होता है यानी कि एक ग्राम होता है, ग्राम के मिलाकर ग्राम पंचायत होता है, उसी प्रकार से जनपद को निर्माण हो रहा था। ग्राम की शासन जो होती है शासन व्यवस्था चलाने तो ग्रामिक नामक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। मतलब जो जनपद के छोटी इकाई ग्राम होती थी तो ग्राम के जो चलाने की जो शासन व्यवस्था जो होती थी उनके जो संचालक होता है वो ग्रामिक होती थी। मतलब आज ग्राम पंचायत में आप जाएंगे तो क्या वहाँ ग्राम मुखिया होती है ना, सम पंचायत से यानी सरपंच होता है, उसी प्रकार से उस समय होती थी। सीमा विवाद की स्थिति में समाधान पंच ग्रामिक नामक अधिकारी करता। मतलब सीमा विवाद हो जाता है तो क्या होता है पंच ग्रामिक नामक अधिकारी क्या होता है सीमा विवाद की समाधान करते थे। और 7वां के ऊपर हम बात करते हैं सप्तांक सिद्धांत में क्या 7वां जो है वो कौटिल्य के अनुसार राज्य की उन्नति के लिए एवं विपत्ति के समय राज सहायता के लिए क्या होता है मित्रों को होना आवश्यक है। मतलब यहाँ पर आपको जब आप मंडल सिद्धांत हम आपको पढ़ाएंगे मंडल सिद्धांत आगे तो होगा ही, मंडल सिद्धांत जो तो वहाँ पर क्या होगा मित्र के ऊपर मतलब ये है कि राजा राज को किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करेगा। तो सुरक्षा रखने के लिए क्या हो राजा को मित्र बनाना पड़ेगा एक विदेशी देश से, ठीक है ना। अलग अलग जो देश है उसके जो देश के राजा है उस राज के राजा से आपको मित्र संधि करके क्या होगा अपने अगर राज पर कोई विपत्ति आता है तो विपत्ति के समय क्या है वो राजा क्या होगा राजा को सुरक्षा प्रदान करेंगे, सहायता करेंगे। इसी प्रकार राजा को मित्र रखना पड़ता है, रखने के लिए बोला गया है कि आवश्यक पड़ने पर। आगे हम बात करेंगे कौटिल्य के जो सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय पक्ष यही है, मित्र इसी पक्ष में आ जाता है। साथ ही जो मंडल सिद्धांत है मंडल सिद्धांत आ जाता है। आगे हम बात करते हैं, आइए मंडल सिद्धांत के ऊपर बात कर लेते हैं। मंडल सिद्धांत के अर्थशास्त्र जो छठे अधिकरण है और छठे अधिकरण से जो 13वें अधिकरण के जो आते हैं वहाँ पर क्या है मंडल सिद्धांत की विशेष रूप से चर्चा की जो विदेशिक संबंध है राज्य के जो विदेशिक संबंध है उसके ऊपर बात की गई है। तो अर्थशास्त्र जो छठे अधिकरण के दूसरे अध्याय में क्या है कौटिल्य ने मध्य यानी कि जो मंडल सिद्धांत है उसका वर्णन किया। मंडल का अर्थ है राजों का वृत्त, मतलब राज किस प्रकार से काम करेंगे, राज के वृत्त है ना कि राज के जो वृत्त होता है वृत्त का आप समझ रहे वृत्त ये राज की वृत्त मतलब ये एक राज है तो एक राज के बगल में भी एक राज होगा तो क्या ये राज तो इस राज का क्या दुश्मन होगा, लेकिन ये राज जो होगा ये राज का मित्र होगा। मतलब ये है कि बगल के जो इस राज के अगर ये राज का दुश्मन है तो ये राज है तो ये क्या होगा इसका दुश्मन होगा। तो ये जो इसका ये दुश्मन और इसका ये दुश्मन तो जब ये आपस में या अगर ये दोनों तब क्या होगा मित्र होगा। तो वृत्त में यही बताता। फिर ये आगे का जो ये कोई राज होगा तो मतलब ये आप ले सकते हैं। जैसे आप भारत है अभी वर्तमान में तो चीन क्या है अभी चीन भारत का दुश्मन है, यहाँ पर पाकिस्तान क्या है भारत का दुश्मन है। लेकिन इसके बगल में आप जो देश हैं अफ़गानिस्तान आप ले लें या ईरान लेंगे, इधर आप लेंगे मंगोलिया वो क्या है भारत, या इधर लेंगे आप जापान लेंगे वो भारत से मित्र चाहते हैं। तो इस प्रकार से सप्तांक सिद्धांत यानी मंडल सिद्धांत के ऊपर बात होते हैं। मंडल सिद्धांत की विस्तृत रूप से चर्चा की गई। तो इसमें कुल मिलाकर 12 राज होते हैं। वृत्त प्रकार है ना राज्यों के जो वृत्त है इस पर के कुल 12 प्रकार के राज्यों को वर्णन किया। कौटिल्य के अनुसार जो है पहला हम राज के ऊपर बात करते हैं। कौटिल्य के अनुसार अपने राज के विस्तार की इच्छा रखने वाला राजा बीजिगीसु कहलाता है। मतलब जो राजा होते हैं वो राजा अपने राज के विस्तार चाहते हैं, विस्तारवादी चाहते हैं तो उस राजा को बीजिगीसु कहलाता है। उस राजा क्या कहता है वो उसे बीजिगीसु कहलाता है। एवं भौगोलिक दृष्टि से इसका स्थान मंडल के मध्य होता है। मंडल सिद्धांत जो है उसके मध्य होते हैं, ठीक है। दूसरा बीजिगीसु जो होते हैं गीसु के सामने लगा हुआ राज उसका शत्रु होता है। इससे पहले हम आपको बता दें यानी कि राज है और एक राज है तो ये राज क्या होगा इस राज का दुश्मन होगा। आगे हम बात करते हैं इसलिए वह अरी कहलाता है। मतलब जो बीजिगीसु जो होता है बीजिगीसु का दुश्मन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं इस मंडल सिद्धांत में तो अरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं अरी। मतलब एक राज है तो ये राज क्या हुआ बीजिगीसु हुआ और ये इसका बगल में जो राजा हुआ अरी कहलाए। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। आगे हम बात करें तीसरी ऊपर बात अरी के सामने वाला जो राज होते हैं वो मित्र होता है। अरी के सामने वाला जो राज होता है वो मित्र मतलब ये बीजिगीसु है और ये अरी है और इसके सामने जो एक राज आ गया वो राज क्या इसका मित्र हो गया।
आई होप आप इसे अंतर समझ रहे होंगे। तो बीजी गिसु जो है उसके साथ क्या होता है, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लेते हैं। मित्र के सामने वाला राज क्या होता है, अरिमित्र कहलाता है। मित्र के जो सामने वाला राज होता है वो क्या कहलाता है, अरिमित्र का। मतलब मित्र के जो सामने वाला, मतलब ये राज हो गया, ये अरि हुआ, और ये क्या हो गया, ये हो, मतलब ये जो राज हो गया, ये राज क्या होगा, ये अरिमित्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अरिमित्र कहलाएंगे। मतलब ये तो बीजू गुजर का मित्र है ही, लेकिन ये जो है ये स्टेट क्या हो, इसका तो अरि होगा। तो अरि होगा तो ये स्टेट क्या होगा, ये इसका मित्र होगा, अरिमित्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, किंतु बीजू इसका शत्रु होगा। किंतु क्या होगा, ये शत्रु क्या होगा, शत्रु हो सकता है। मतलब यानी कि ये बीजुगुस का हो जाएगा ना, ये बीजुगुस हो जाएगा तो इसका शत्रु होगा। तो आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। आगे हम बात करते हैं, अब फोर्थ के ऊपर बात करते हैं। अरिमित्र के यानी फोर्थ में मित्र के सामने वाला अरिमित्र कहलाता है। तो ये हो गया, क्योंकि अरिमित्र किंतु बीजुगुस क्या हो, शत्रु कहलाएगा। आगे हम बात करते हैं, अरिमित्र के सामने वाला राज क्या होगा, मित्र कहलाएगा। मतलब अरिमित्र जो होंगे, अरिमित्र के जो सामने वाला राज होगा वो क्या होगा, मित्र कहलाएगा। मतलब ये बीजुगुस है, ये अरि है, और ये क्या है, मित्र है, ठीक है ना। और ये क्या है, अरिमित्र है, और ये क्या है, मित्र। ये आपका, ये इसका मित्र है तो ये भी इसका मित्र है, तो ये क्या होगा, मित्र कहलाएंगे। मतलब ये मित्र हो गया इसका, और ये मित्र हो गया इसका। मतलब ये स्टेट जो है, फर्स्ट स्टेट जो बीजू, ये इससे दोस्ती कर लिया, और ये भी इससे दोस्ती किया हुआ है। तो बिर्त के राज के जो बिर्त है, इस प्रकार से बात की गई है। आगे हम इस प्रकार बीजू के साथ क्या होगा, उसका मित्रता होगी। आगे हम छठा प्रकरण के ऊपर बात करते, आइए। तो छठा ऊपर की बात करते हैं, मित्र के सामने। देखिए इसमें बहुत सारा बात है। मित्र के सामने वाला राज क्या होगा, अरिमित्र कहलाता है, क्योंकि वह अरिमित्र राज का मित्र होता है। इस प्रकार से है, बहुत है जो आपको ये बात सिर्फ रखना है। मुख्यतः इसमें तीन ही बात आते हैं, एक बीजुगिस, और दूसरा अरि, और तीसरी आता है अरिमित्र। फिर बात मित्र आ जाती है, तो हम अरिमित्र आ जाती है, फिर मित्र के मित्र आ जाती है। इस प्रकार से बात आ जाती है। आगे हम फिर बात करें सातवां ऊपर बात, बीजी गिसु। जो बीजू गिसी के पीछे स्थित राज को क्या होता है, पार्सनी, क्या होता है, पार्सनग्राह कहा जाता है। पार्सनग्राह कहा जाता है। यह भी अरि की तरह बीजी गिसु का शत्रु होता है। अरि की तरह क्या है, बीजी गिसु का शत्रु होता है। क्या पार्सनग्राह जो होते हैं, पार्सनग्राह के पीछे राज होता है, उसे अक्रांदा कहा जाता है। पार्सनग्राह के जो राज होते हैं उसे अक्रांदा कहा जाता है। यह बीजी गिसु का क्या होता है, मित्र। मतलब एक ये राज है, ये बीजी गिसु है, ये अरिमित्र है, अरि है, और ये अरिमित्र है। और इसके अंदर जो क्या है, ये क्या है, पार्सनीग्राह। और ये जो पार्सनीग्राह के जो बाद के जो स्टेट आते हैं उसे क्या होता है, आक्रनंदा कहा जाता है। आक्रनंदा का जो क्या है, बीजी गिसु का क्या है, मित्र होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आक्रनंदा के पीछे स्थित राज को पार्सनीग्राह सार कहा जाता है, क्योंकि वह पार्सनीग्राह का मित्र होता है। 10वां जो है पार्सनीग्राह जो होते हैं, पार्सनीग्राह के पीछे स्थित राज को आक्रनंदा सार कहा जाता है, क्योंकि वह आक्रनंदा का मित्र होता है। इतनी डिटेल में आपको पूछी नहीं जाता है सवाल, लेकिन आपको एक आपको संज्ञान में रखनी है, क्योंकि कौन से क्या नाम जाता है। बीजी गिसु और अरि राज्यों की सीमाओं से लगे राज को माध्यमा का राज कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। जो बीजी गिसु और अरि जो होते हैं, ये क्या है, बीजी गिसु और ये अरि जो है, और इनके बीच जो सीमा लगी रहते है, उस सीमा को राज क्या कहते हैं, माध्यमा का। क्या कहा जाता है, माध्यमा। यह राज अधिक शक्तिशाली होता है। जो बीजी गिसु और अरि होता है, ये अधिमा जो माध्यम होता है, ये राज क्या होता है, शक्तिशाली। बीजी गिसु और उसके शत्रु के मध्य कहीं भी क्या होता है, कहीं भी स्थिति जो राज की उदासीन राज कहलाता है। मतलब जो है बीजी गिसु और उसके जो शत्रु के मध्य जो कहीं भी स्थिति राज को क्या होता है, उदासीन राज कहा जाता है। युद्ध के समय यह पूर्णतः क्या तटस्थ रहता है, और शक्ति की स्थिति से बीजी गिसु और अरि और मध्य तीनों में से किसी अधिक शक्तिशाली होता है। मतलब यह कहने का मतलब है, जो बीजू गिसु और उसके जो शत्रु होते हैं और उनके मध्य कभी अगर लड़ाई होती है और उसके तटस्थ जो अलग जो राज होती है, तो शक्तिशाली राज को देखता है कौन शक्तिशाली है, उसके अंदर क्या हो, तो मध्यस्थ होकर तटस्थ होकर उस पर काम करती है। तो इस प्रकार से आपको लिए राज के जो 12 बिर्थ हैं, यानी कि मंडल सिद्धांत के ऊपर जो बात की गई है, उस मंडल सिद्धांत में 12 तत्व के ऊपर बात की, बिर्थ के ऊपर बात की गई है कि राज का किस प्रकार स्वरूप होती है मंडल सिद्धांत में। आई होप आप इसे पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। आगे आइए हम बात करते हैं कौटिल्य के 6 नीति के ऊपर बात करते हैं।
कौटिल्य की 6 नीतियों के ऊपर बात करते हैं। कौटिल्य किस प्रकार कौन सी नीति उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेष विश्लेषण में यथार्थवाद को मुख्य माना। मतलब यथार्थवाद मतलब रियलिज्म जो है, जो वास्तविकता है उसके ऊपर बात की। यथार्थ में जो यथार्थ में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे आज कोरोना काल है, कोरोना काल में आज वर्तमान में कोरोना काल है, ट्रेड वार चल रहा है, तो यथार्थ वास्तविकता क्या है, उस वास्तविकता को कौटिल्य अपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत में मानती है और अपनी 6 नीति देती है। तो राज्य की सुरक्षा और शक्ति में वृद्धि के लिए उसने निम्नलिखित 6 नीतियाँ दी है। मतलब राज्य को किस प्रकार सुरक्षा करनी चाहिए और किस प्रकार अपनी वृद्धि करनी चाहिए, शक्तिशाली। जैसे आज भारत है, भारत अपनी किस प्रकार सुरक्षा चाह रहा है। आज भारत चीन से जो अपनी बॉर्डर सुरक्षा चाह रहा है, तो अपनी विभिन्न रक्षा क्षेत्र में विस्तृत कर रहा है, आर्थिक क्षेत्र में विस्तृत कर रहा है, जिससे उसको शक्तिशाली विभिन्न देशों जो शक्तिशाली देशों अपने समझौता कर रहा है, अपनी विदेश नीति में क्या शक्तिशाली रवैया ला रही है। उसी प्रकार से उस समय भी कौटिल्य अपने कह रहे हैं कि जो अब कौटिल्य कहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होनी चाहिए, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होनी चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशन होने चाहिए, वो राज्य में क्या हो, राज्य को क्या अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए हो, सुरक्षा बढ़ाने के लिए और शक्ति में वृद्धि करने के लिए अपनी इस 6 नीति पर 6 नीति पर क्या हो काम करने चाहिए। तो आइए हम इस 6 नीति है उस 6 नीति पर बात करते हैं। जो पहली क्या है, संधि। 2 राज्यों में परस्पर संबंध क्या स्थापित करने के लिए क्या होगा, वो संधि स्थापित करें। दूसरा को विग्रह, एक दूसरे की बुराई में संलग्न होना चाहिए। मतलब कोई राज्य अगर भारत क्या है आज चीन क्या है, भारत और चीन आप ले सकते हैं, तो चीन क्या है भारत की बुराई करते हैं, तो भारत को भी आज पाकिस्तान लीजिए, पाकिस्तान क्या हमेशा भारत की बुराई करते हैं, तो भारत को क्या है एक दूसरे की जो बुराई में संलग्न होना चाहिए, विग्रह होनी चाहिए। मतलब बुराई छोड़कर अपने शक्ति को बढ़ाए और सुरक्षा यान, आपको यान आक्रमण करना है, आपको आक्रमण करना है, ठीक है ना। मतलब आपको शक्तिशाली बनना है, आपको समृद्ध बनना है, तो आपको आक्रमण करके विदेश जो अरिराज है उन पर आक्रमण कर उस पर आप विजय प्राप्त कर लीजिए। आसन, दूसरी का आप चौथा क्या है, आसन। विशेष परिस्थिति की प्रार्थना में मौन बैठना। मतलब आपको विशेष परिस्थिति आ जाती है तो आपको क्या है प्रार्थना मौन बैठ जाना है। आपको कोई बात पर आपको काम नहीं करना है। जैसे आप यूरोपियन यूनियन देश के लाभ ले लेंगे, फ्रांस लेंगे, जर्मनी लेंगे, ब्रिटेन लेंगे, बहुत सारा देश लेंगे, ऑस्ट्रेलिया लेंगे, बहुत सारा देश है, वो चुपचाप स्थिति को देख रहा है। आज कोरोना काल है, कुछ नहीं कोई बोल रहा है। भारत और सिर्फ यानी कि अमेरिका बोल रहा है, लेकिन और विशेष जो देश है वो क्या कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ मौन होकर देख रहा है। तो क्या बोल रहा है, अगर आपको शक्तिशाली होना, अगर समृद्धि होना है तो आपको आसन लेकर बैठ जाना, योग के मुद्रा में बैठ जाना, मौन होकर बैठ जाना। संशय, दूसरे के आशय में आपको स्वयं को समर्पण कर देना। मतलब अगर संशय किसी के अंदर है, कोई देश अगर किसी देश पर संशय कर रहा है तो आप उसी का फायदा लेकर आपको स्वयं को क्या करना है, समर्पण कर देना है। द्वैधी भाव, एक राज्य दूसरे राज्य में क्या होता है संधि कर ले, और आपको जो द्वैध भाव या जो आपको एक ऐसी भावना, उस भावना को आपको जो एक होता है ना कि एक दूसरे के जो प्रति भावना जो है गलत भावना, उसको आपको द्वैध भाव करके हटाकर आपको क्या करना है, संधि करना है। आइए हम बात करते हैं राज्य के 4 उपाय के ऊपर बात करते हैं। तो आपको 6 नीति के ऊपर बात नहीं, जो विदेश नीति के तहत आप स्थापित करने के लिए यानी कौटिल्य कहते हैं। आगे हम बात करते हैं 4 उपाय। कौटिल्य कहते हैं कि जो राजा होना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए, 4 उपाय को हमेशा काम करना चाहिए। पहला है साम, मतलब शांति या समझा बुझा कर क्या करना, राजा को काम निकाल लेना चाहिए। दाम, ठीक है ना, साम दाम दंड भेद जो बोलते हैं, 4 प्रकार जो होनी चाहिए, रूप होनी चाहिए। तो पहला जो राजा को शांति या समझा बुझा कर क्या अपनी काम निकाल। दाम, दंड देकर क्या करना चाहिए, राजों को अपने पक्ष में कर लेना चाहिए। दंड यानी कि दाम जो है वो धन जो होती है, धन अर्थ जो होती है वो देकर क्या हो राज को अपने पक्ष में ले लेना। दंड जो है वो किसी राज के विरुद्ध बल प्रयोग करके आक्रमण करके क्या हो उनको अपने अंदर ले लेना चाहिए। और भेद, मित्र राज्यों या दूसरे राज्यों में फूट डालकर क्या करना है, अपनी उपाय को अपने काम निकाले। मतलब आप आज जो वर्तमान में आप धन देकर आप ले सकते हैं। जैसा चीन के आज देखिए विस्तारवादी नीति है, किसी भी देश को क्या करते हैं अपना धन दे रहा है, उससे समझौता कर रहा है। जैसे आप ले सकते हैं चीन, आप भारत के जो भी पड़ोसी देश है, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इस देश है ना, ये सब देश को क्या करता है, चीन द्वारा धन दे दी गई है और अपने पक्ष में ले ली है। तो ये राज की नीति होनी चाहिए। जो राज है राजा के लिए जो 4 नीति है ये अपना रहे हैं। साम यानी कि जो भी चीन के खिलाफ बोल रहा है उसको क्या कर रहा है, उनको आर्थिक नीति से उसको दंड दे रहा है, या उनको अपनी नीति को समझा रहा है, दंड देने की कोशिश करती है। और जो भेद जो है, जो मित्र राज और जो दूसरे राज उसमें फूट डालने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार से राजा के ऊपर बात करती है। कौटिल्य ने दंड को अंतिम प्राथमिकता प्रदान की। कौटिल्य कहते हैं कि जो राजा को जो दंड देना, पनिशमेंट करना, उनके लिए क्या है प्राथमिक अंतिम
दंड है, ठीक है ना। अगर इस साम दंड भेद से नहीं बात हो रहा है तब राजा को क्या का अंतिम क्या हो, भेद यानी अंतिम भेद जो अपनाना चाहिए वो दंड देने से। कौटिल्य के हम आगे हम बात करते हैं कौटिल्य के सामाजिक विचार के ऊपर बात करते हैं। कौटिल्य के सामाजिक विचार, कौटिल्य ने मनु के समान वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। कौटिल्य ने मनु के अनुसार क्या करते हैं, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। वर्ण व्यवस्था आपको मालूम है, आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था है। इसी ये व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का आगे चल के क्या होता है, जाति व्यवस्था हो जाती है, जन्म आधारित व्यवस्था स्थापित हो जाती है। तो कौटिल्य क्या करते हैं, मनु के जो वर्ण व्यवस्था उसके आधार पर क्या होती है, उस व्यवस्था का समर्थन करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कौटिल्य की वर्ण व्यवस्था। कौटिल्य की वर्ण व्यवस्था मनु की तुलना में उदार है, क्योंकि उसने वर्णों के कार्यों के हस्तांतरण की चर्चा की है। मतलब जो वर्ण कार्य यानी कि जो कोई वर्ण है वो अपने कार्य को क्या करने हस्तांतरण यानी कि हस्तांतरण कर सकते हैं, मतलब अपने कार्य को क्या है बदल सकते हैं, अपने कार्य को क्या करते हैं वो बदल सकते हैं। इसलिए कौटिल्य की जो वर्ण व्यवस्था वो मनु की तुलना में क्या है, उदार है। अब मनु की जो वर्ण व्यवस्था थी, मनु की वर्ण व्यवस्था में यह है कि जो जिस वर्ण में वही वर्ण में वो क्या कम करेंगे, मतलब जो शूद्र है वो सेवा ही करेंगे, जो व्यवसाय है वो व्यवसाय ही करेंगे, और जो ब्राह्मण है वो ज्ञान के ही बात करेंगे, और जो क्षत्रिय वो सुरक्षा की काम करेंगे। लेकिन कौटिल्य कहते नहीं, जो वर्ण है वो अपने अनुसार अपने क्या बोलते हैं व्यवस्था को बदल सकते हैं। तो ये कौटिल्य की क्या है, ये सबसे बड़ी पॉजिटिव है, आदर्श है। कौटिल्य जो है वो पहली बार स्पष्ट रूप से महिलाओं को राज्य में उत्तराधिकार देने का समर्थन किया है। तो ये भी पूछा था कौटिल्य ने क्या अपने अर्थशास्त्र में ये बताया कि महिलाओं को राज्य में उत्तराधिकार देने का समर्थन किया है, तो किया है, पूछा है, यानी कि यूजीसी नेट को जो आप एग्जाम देंगे तो उसमें पूछा गया है, पॉलिटिकल साइंस है। तो आइए हम आगे बात करते हैं अर्थशास्त्र के प्रशासनिक विचार के ऊपर। तो आप सामाजिक विचार का आप समझ लें कि जो कौटिल्य के जो सामाजिक विचार वो उसे आप समझ गए कि जो सामाजिक विचार वो क्या है, यानी कि वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। और वर्ण व्यवस्था पर कौटिल्य के अर्थ जो व्यवस्था है वो क्या थोड़ा उदार है, और वो उदार इसलिए है क्योंकि जो भी वर्ण है वो उस वर्ण के अनुसार अगर कुछ अपना काम बदलना चाहते हैं तो कार्य बदल सकते हैं। महिलाओं को क्या करते हैं, वो उत्तराधिकार देने के संदर्भ में वो समर्थन करते हैं, इसलिए क्या है उनकी वर्ण व्यवस्था क्या है, उदारवादी है। तो सामाजिक व्यवस्था में उनकी ये बात रही। आगे हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संबंधी यानी प्रशासनिक विचार के ऊपर बात करते हैं। कौटिल्य के जो प्रशासनिक विभाग की संख्या क्या है, 18 है। कौटिल्य ने प्रशासनिक विभागों की संख्या कितने 18 बताई गई है। कौटिल्य ने विधि व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा के लिए राज्य को 2 भागों में विभक्त किया है, ठीक है। पहली क्या है, पहले हम ऊपर बात कर लेते हैं कौटिल्य के प्रशासनिक विभागों की संख्या कितनी है, 18 है। आप इससे पहले मैं आपको बात किए थे कि कौटिल्य की जो कौटिल्य ने सरकार को कितने भागों में बांट किया है, तो 34 भागों में बांटा है। अब यहाँ पर कौटिल्य ये कहते हैं कि प्रशासनिक के जो विभाग है वो 18 भाग में विभाजित कर दिया है, 18 भाग में उसको विभाजित किया। और कौटिल्य ये करते हैं कि कौटिल्य जो विधि और वह नागरिक सुरक्षा के लिए यानी कि विधि व्यवस्था यानी कि लॉ सिस्टम जो हो, और नागरिक यानी कि जो नागरिक सिटीजन है उनके डिफेंस के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए राज्य को 2 भाग में विभाजित करता है। एक दुर्ग में क्या होता है, राजा रहते हैं जहाँ लॉ मेकर रहते हैं, लॉ मेकर, ठीक है ना। चाणक्य को आप किंग मेकर कह सकते, चाणक्य जो है कौटिल्य जो है वो किंग मेकर थे। किंग मेकर इसलिए कि वो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या है मौर्य वंश के साथ है, नंद को हटा के इस बात को हम चर्चा किए थे। तो किंग मेकर होता है, एक लॉ मेकर होते हैं, ठीक है ना, एक एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक मेकर होते हैं। तो राजा कौटिल्य ने राज्य को यानी कि सुरक्षा और विधि व्यवस्था के लिए दुर्ग और राज्य जनपद के रूप में विभाजित किए थे। तो इसके आगे हम बात करते हैं न्याय प्रशासन का उल्लेख करते हुए उसने विधि को 4 आधारों का वर्णन किया, यानी कि न्याय व्यवस्था का आधारों क्या है, वर्णों। उन्होंने विधि को 4 वर्णन किए। मतलब न्याय जो होना चाहिए वो धर्म के आधार पर होना चाहिए, क्या धर्म क्या कह रहा है, व्यवहार क्या कर रहा है, चरित्र क्या कर रहा है, और राज का शासन किस प्रकार चल रहा है, इस प्रकार से क्या है न्याय होना चाहिए। तो विधि के अनुसार क्या है, न्याय प्रशासन को 4 भागों में उन्होंने बांट किया। धर्म के आधार पर क्या हो, यानी कि न्याय होना चाहिए, यानी कि राजधर्म ही राजा के लिए सर्वोपरि है। व्यवहार में राजा जो अपने लिए व्यवहार चाह रहे हैं वो प्रजा के लिए व्यवहार होना चाहिए। चरित्र, राजा जो अपने लिए चरित्र चाह रहे हैं वो प्रजा के लिए भी चरित्र हो। और राज शासन, राज जो चाहते हैं कि राज के जो शासन किस प्रकार होना चाहिए वो पब्लिक के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो विधि की इस प्रकार से, विधि को कितने प्रकार में कौटिल्य द्वारा बांटा गया, तो 4 प्रकार में, धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज शासन। कौटिल्य ने शासन संरचना के अंतर्गत गुप्तचरों को विशद का महत्व दिया, नहीं कि कौटिल्य जो शासन
जो संरचना यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो गुप्तचर होते हैं, उस गुप्तचर को विशद का महत्व दिया। कौटिल्य ने 9 प्रकार के गुप्तचरों को क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। कौटिल्य जो है 9 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन करते हैं। आइए देखते हैं कि कौटिल्य और उसके साथ 9 प्रकार के गुप्तचर का वर्णन कर देते हैं। उसके साथ हम आगे बात करते हैं तथ्य के ऊपर बात की। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 विधाओं का उल्लेख किया। कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र में 4 विधाओं का उल्लेख करते हैं। अनवीक्षी यानी कि अध्यात्म या दर्शन। पहला जो है अनवीक्षिकी मतलब अध्यात्म या दर्शन, अध्यात्म पर बात किए। त्रयी मतलब धर्म अधर्म या वेदों का ज्ञान। दूसरा वार्ता मतलब कृषि पशुपालन वाजनीय विद्या के वार्ता। इस प्रकार से अर्थशास्त्र में 4 विधाओं का वर्णन किया। दंड नीति शासन कला और राज विद्या के ऊपर बातें। मतलब कौटिल्य यह कहना चाह रहे हैं कि जो राज होना चाहिए, तो राज में किस प्रकार से क्या होना चाहिए, अध्यात्म किस प्रकार होना चाहिए, दर्शन किस प्रकार होना चाहिए, धर्म अधर्म वेदों का ज्ञान किस प्रकार होना है, धर्म और अधर्म में क्या अंतर हो वो होना है, कृषि किस प्रकार होना है, पशुपालन वाजनीय विद्या किस प्रकार होना चाहिए, राजा जो दंड देंगे उस किस प्रकार, उसकी शासन कला यानी कि जो आर्ट्स हैं, राज विद्या क्या है, उस प्रकार से बात होगा। तो उन्होंने यानी तथ्य किया। कौटिल्य काल में जो कौटिल्य के काल में रूप दर्शक एक ऐसा अधिकारी था जो मुद्रा की जांच पड़ताल के लिए उत्तरदायी थे। मतलब आज क्या है, मुद्रा के रूप में आज जो रुपया मनी चले वो आरबीआई के माध्यम से, आरबीआई उसके यानी कि वैलिड और नॉन वैलिड के ऊपर बात करते हैं। तो कौटिल्य के काल में क्या होते थे कि जो मुद्रा के जाँच पड़ताल के लिए एक रूप दर्शक होते, अधिकारी होते थे जो मुद्रा के सही गलत के ऊपर जाँच करते थे। कौटिल्य ने राजा के दिनचर्या के ऊपर बात की है, जिसमें दिन रात को 8 भागों में क्या है विभाजित किया है। मतलब दिन में राजा को 8 प्रकार से काम करना पड़ता था और दिन रात में भी 8 प्रकार से काम, जिसमें प्रत्येक भाग को 1.5 घंटे के लिए विभाजित किया। मतलब 8 मतलब 16 भाग हो गए, 16 भाग है तो 16 भाग में मतलब प्रत्येक भाग को क्या है 1.5 घंटा वो काम करते थे। आगे हम बात करते हैं कौटिल्य के अनुसार राजा में 4 प्रकार के गुण होना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि जो राजा होंगे उनमें क्या है कि 4 प्रकार के गुण होना चाहिए। अब 4 प्रकार के गुण क्या होना चाहिए, तो वो 4 प्रकार के गुण को हम देखें। अभिगामिक गुण, पहली गुण क्या है अभिगामी मतलब उनमें ज्ञान होना चाहिए, मतलब उनमें सीखने की प्रक्रिया होनी, सीखने की उनमें ललक होनी चाहिए। प्रज्ञा गुण होने चाहिए, मतलब उनमें आत्मज्ञान, मतलब प्रज्ञा गुण मतलब प्रज्ञा मतलब ये लीजिए ना कि जो एक लेते हैं ना कि एक इस प्रकार से आप ले लेंगे प्रज्ञा मतलब एक याद नहीं, प्रज्ञा का मतलब ये लेंगे कि एक वादा, ठीक है ना, वादा आप ले लें, वादा यानी कि कोई एक इमोशनल टाइप के हो जाते हैं, इमोशनल। प्रज्ञा मतलब गुण हो, या मतलब उसमें एक गुण आ गया, प्रज्ञा आप ले लेंगे। अभिगामी गुण मतलब सीखने की प्रक्रिया। प्रज्ञा मतलब करने की चाह, करने की चाह मतलब आपके उसमें उत्साह होनी चाहिए, करने की चाह, ठीक है ना, उनमें क्या हो चाह होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। साथ ही उत्साह गुण होने चाहिए, मतलब उत्साह गुण विल पावर का ही आगे इच्छा शक्ति, इसमें प्रज्ञा मतलब अब यहाँ इच्छा शक्ति लेंगे, अब याद आ रहा है इच्छा शक्ति, उत्साह, उनमें एनर्जी टाइप का राजा क्या हो एनर्जी होनी चाहिए, मतलब उनके जो दिन में जो 8 प्रहर काम की गई और रात में जो 8 प्रहर के काम करने के बाद के उनको उत्साहपूर्वक हो। आत्मसंपन्न गुण होने चाहिए, मतलब उनमें आत्मचेतन, ठीक है ना, मार्मिक ज्ञान होनी चाहिए। तो कौटिल्य ने राजा के 4 प्रकार के गुण के ऊपर बात की। कौटिल्य अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के न्यायालयों की बात करते हैं। न्यायालय के यानी कि जो 4 प्रकार के न्यायालय है, तो आज भी क्या है, आज भी आप वर्तमान में आप लेंगे कि 4 प्रकार के न्यायालय, मतलब ग्राम कचहरी, जिला न्यायालय, राज न्यायालय, उच्च न्यायालय राज में होती है, पटना में जो राज के राजधानी में होते हैं, साथ ही एक होते हैं केंद्र में न्यायालय। तो ये क्या है जनपद, देखिए 4 न्यायालय की बात की है, जनपद संधि न्यायालय, संग्रहण न्यायालय, द्रोणमुख न्यायालय, स्थानीय न्यायालय। तो ये जनपद न्यायालय सबसे यानी कि माइन न्यायालय यही हो गया। इसके बाद जो राजा ही न्याय करते थे, संग्रहण न्यायालय दोनों। तो आप इस प्रकार से हमने 4 प्रकार के न्यायालय की बात की है कौटिल्य द्वारा। आगे हम बात करते हैं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 17 प्रकार के कानूनों का वर्णन किया है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कितने प्रकार के कानून का वर्णन किया, 17 यानी कि 17 प्रकार के कानून के वर्णन के टाइप्स ऑफ 17 टाइप्स ऑफ लॉ के क्या के उन्होंने डिफाइन किए, वर्णन किए हैं कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र बुक में। कौटिल्य ने रोजगार के 3 साधनों का उल्लेख किया, कृषि
आपको रोजगार लेना है तो आप कृषि कीजिए, खेती कीजिए, पशुपालन कीजिए, दूसरी क्या है पशुपालन, तीसरा क्या है व्यापार। तो रोजगार पाने के लिए कोटे लेने 3 प्रकार के साधनों का उल्लेख किया, पहला कृषि, दूसरा पशुपालन, तीसरा व्यापार। तो आज की इस एपिसोड में आपको बस इतना ही। आज मैंने आपको संपूर्ण कौटिल्य के द्वारा जो भी सिद्धांत है, सप्तांग सिद्धांत, राजतंत्र सिद्धांत और मंडल सिद्धांत, सामाजिक विचार सिद्धांत, अर्थशास्त्र में विभिन्न जो विचार हैं जो यूजीसी नेट के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही मैं आपको विस्तृत रूप से ये भी चर्चा किया हूँ। तो आप अपने अनुसार से आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से ऑप्शनल विषय से आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या मेंस के एग्ज़ाम देंगे, तो मैं उस पर आपको विस्तृत रूप से चर्चा करने वाला हूं। आप एक नया वीडियो एपिसोड में आपको जल्द ही डालने वाला हूं। सप्तांग सिद्धांत की विस्तृत वर्णन के ऊपर बात करेंगे, जो आपको जो विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछ चुका है, जो विभिन्न स्टेट एग्ज़ाम होते हैं या स्टेट एग्ज़ाम के जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होते हैं और जो यानी यूपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें, और साथ ही जो बीए में होते हैं यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करते हैं, जो एमए कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, और जो 12th क्लास या 11th क्लास में जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, उनको क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ पहुंचने वाला है। तो आप इसका लाभ उठाइए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अगर आप इस वीडियो एपिसोड का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल बातें जरा हट के ज्वाइन कर ले। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से बातें जरा हट के व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो ग्रुप आपको कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर से टाइप करेंगे तो वहाँ से आपको क्या होगा, ग्रुप में आपको ज्वाइन कर दी जाएगी। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो एपिसोड में इतना ही। थैंक यू वेरी